हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम वीडियो री एग्ज़ाम के लिए जितना भी PYQ है वीडियो से रिलेटेड वो सभी कवर करेंगे। और ये जो है हमने PCS में भी कवर किया था, जितने 10 साल के पेपर कवर किए थे उससे लगभग 50% से ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से आ गया था, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन नहीं रहेगा, जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे सब इंक्लूड किए गए हैं। और जो भी करंट वगैरह उससे रिलेटेड होंगे, जैसे कोई करंट पूछा गया था उस टाइम पे तो आज उसका आंसर क्या होगा वो सभी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको बहुत ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि लगभग क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। जितने भी हैंडरेड नोट्स वगैरह या भी जो भी टेस्ट वगैरह है उसको ज्वाइन करने के लिए ये जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं। RO या फिर वीडियो कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सभी हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे। ये वाला भी उसी में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो क्विज़ वगैरह है, जो टेस्ट हैं, वो सब आपको इसमें मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले 2016 में हुआ था एक वीडियो का एग्ज़ाम। 2018 वाला तो जो री एग्ज़ाम हो रहा है उससे पहले 2016 में भी वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके क्वेश्चन यहाँ पर देखना है। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रक्षा बजट में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो उस टाइम के हिसाब से ये 5वां स्थान था, लेकिन अभी के हिसाब से देखा जाए तो 3रा स्थान है हमारा। अगर विश्व में सब लोग जो बजट पेश करते हैं उसमें भारत कौन से स्थान पर है, तो भारत 3रे स्थान पर है। पहले पे अमेरिका है, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे भारत है। और हमारे भारत का रक्षा बजट इस बार कितना रहा था, तो 5.94 लाख करोड़ रुपए हमारा रक्षा बजट रहा था। डिफेंस वाला जो बजट है वो रहा था। चौथे नंबर पर ब्रिटेन आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो कहीं पे 828 लिखा रहता है, कहीं पे 829। जो ऑप्शन में था 828 था। तो अगर एक नंबर से डिफरेंस आ रहा है तो कई जगह से डेटा उठाया जाता है एग्जाम में। अगर ऑप्शन सभी मैच नहीं कर रहे हैं, एक ही आपको इस तरह का ऑप्शन दिख रहा है 829 के आसपास, तो वही वाला आंसर सही होता है। जैसे अभी जो पूछा गया था एक क्वेश्चन कि पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो उसमें 1872 ऑप्शन में नहीं था, 1871 ऑप्शन में था PCS के एग्जाम में। तो यहाँ पे 1871 को सही माना गया था। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आए तो 829 की जगह 828 सही होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, ये तो उत्तर प्रदेश का घनत्व हो गया। अब भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं औसतन, 382। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो बिहार में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं 1 किलोमीटर में, 1106 व्यक्ति। और सेकंड नंबर पे पश्चिम बंगाल आएगा, थर्ड पे केरल आएगा और उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है। उत्तर प्रदेश का स्थान याद रखना है, जनसंख्या घनत्व में हम चौथे स्थान पर हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो दिल्ली जो है ये पहले नंबर पर, सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं। बिहार से भी ज़्यादा है दिल्ली का घनत्व। सेकंड पे आएगा केंद्र शासित में चंडीगढ़, थर्ड पे आएगा पुदुचेरी। तो यहाँ पर सभी चीज़ें याद रखनी है। सबसे ज़्यादा घनत्व है बिहार का, केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली का। यूपी का नंबर है चौथा। नेक्स्ट बात करेंगे, सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, तो सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का। यहाँ पर वर्ग किलोमीटर में, 1 वर्ग किलोमीटर में केवल 17 लोग रहते हैं। और सबसे कम जनसंख्या अगर पूछा जाए तो सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम की। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का, सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है, तो सिक्किम की। नेक्स्ट बात करेंगे, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। 1556 में ये युद्ध हुआ था। और हेमू ही ऐसा अंतिम व्यक्ति था इतिहास में जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन हेमू के बारे में। तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था 1556 में। पहला पानीपत का युद्ध कब हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर उसको जो है मुगल वंश की स्थापना की थी 1526 में। तृतीय पानीपत का युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था 1761 में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, C राजगोपालाचारी से पहले गवर्नर कौन था। तो पहले हमारी जब आज़ादी हमें मिली थी तो उसके बाद जो पहला गवर्नर बना था वो अंग्रेज था, माउंटबेटन। उसके बाद पहला जो भारतीय गवर्नर बना था वो थे C राजगोपालाचारी। उसके बाद जो है गवर्नर का कॉन्सेप्ट जब खत्म हो गया था तो राष्ट्रपति बनने लगे थे। नेक्स्ट बात करेंगे, पृथ्वी की संरचना में लोहा कितनी मात्रा में पाया जाता है, तो 32.1% में लोहा पाया जाता है। अगर जितने भी पृथ्वी की जो क्रस्ट होता है, मेंटल होता है, कोर होता है, जितनी लेयर होती हैं सबको मिला लिया जाए तो लोहा जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। 32.1% में लोहा पाया जाता है। और लोहा जो है ये कोर वाला जो है बीच में, पृथ्वी के जो बीच का कोर है उसमें सर्वाधिक पाया जाता है। ऑक्सीजन की मात्रा है 30.1% और सिलिकॉन है 15.1%, मैग्नीशियम है 13.9%। सबका परसेंटेज नहीं याद रखना है, बस इतना याद रखना है कि अगर धातुओं की बात की जाए तो लोहा सर्वाधिक पाया जाता है। अगर ऑक्सीजन यानी गैस की बात की जाए तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और सल्फर भी पाया जाता है, निकेल, कैल्शियम, एल्युमिनियम, ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं। अब अगर इस तरह से क्वेश्चन आए कि क्रस्ट में क्या पाया जाता है, तो क्रस्ट में सियाल पाया जाता है। सियाल से क्या हो गया, सी से हो गया सिलिकॉन, एल से हो गया एल्युमिनियम।
तो सियाल मतलब ऊपरी जो हमारी परत है, भूपर्पटी जिसको कहते हैं, उसमें सियाल पाया जाता है, यानी सिलिकॉन और एल्युमिनियम। और बीच वाली जो परत है जिसे मेंटल कहते हैं, यहाँ पर सिलिकॉन पाया जाता है और मैग्नीशियम पाया जाता है, मतलब सीमा इसको कहते हैं। सीमा कहते हैं इसीलिए क्योंकि सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। कोर में जो है निफे यानी निकिल और आयरन पाया जाता है कोर में, इसलिए इसको निफे कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में वृद्धि कितनी % हुई? तो उस टाइम पे जब क्वेश्चन पूछा गया था तो अलग इसका आंसर था। वर्तमान में अगर पूछा जाएगा तो लगभग जो है 12.23% की इस बार वृद्धि हुई है 2023-24 में उत्तर प्रदेश के बजट में। अगर 23-24 की बात करें, वर्तमान जो बजट है यूपी का कितना है, तो 6.90 लाख करोड़ है। और इससे पहले वाला जो बजट था 22-23 वाला, वो था 6.15 लाख करोड़। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे हमेशा बजट जो है बढ़ता जाता है, तो सबसे बड़ा बजट इसी बार था। नेक्स्ट बात करेंगे, पृथ्वी का अर्धव्यास, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो 6371 किलोमीटर, ये एवरेज है। अगर विषुवत रेखा की बात करें, यानी पृथ्वी के बीच में जो है 0 डिग्री पर सबसे लंबी त्रिज्या इसकी होती है 6378 किलोमीटर, और ध्रुवों पर सबसे छोटी त्रिज्या होती है 6357 किलोमीटर। एवरेज आता है 6371 किलोमीटर। अगले यहाँ पे बात करेंगे, यूपी में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो जौनपुर में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, मतलब रेशियो जो होता है 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं, तो 1024 महिलाएं सबसे ज़्यादा हैं। सेकंड पे आता है आजमगढ़। अगर यूपी का औसत लिंगानुपात की बात करें तो 912 है। यूपी में शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 902 है। ये भी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें कि औसत लिंगानुपात 912 है और शिशु लिंगानुपात 902 है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, कुछ राज्यपालों के नाम दिए गए थे, उनमें से ये वाला नाम चंद्रभानु गुप्ता, ये एक्स्ट्रा नाम था कि निम्न में से कौन से यूपी के राज्यपाल नहीं रहे थे। तो चंद्रभानु गुप्ता जो है 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री यानी सीएम रहे थे, लेकिन राज्यपाल कभी नहीं रहे थे। तो यहाँ पे सभी जितने भी राज्यपाल हैं उनके नाम दिए गए हैं। अगर आज़ादी के बाद की बात करें तो सबसे पहली राज्यपाल ये वाली बनी थी, श्रीमती सरोजनी नायडू। पहली बार आज़ादी के बाद जो है हमारी राज्यपाल बनी थी सरोजनी नायडू। और वैसे पहले बात की जाए तो हमारी विधान परिषद पहले ही गठन हो गया था, विधानसभा का गठन हो गया था जब तो पहले अंग्रेज ही रहते थे राज्यपाल। तो कौन कौन थे? तो सर हैरी ग्राहम हेग थे 1934 से 38 तक। उसके बाद मैरिस गार्नर हैलेट थे। इन सभी के नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना है कि आज़ादी के बाद पहली राज्यपाल हमारी श्रीमती सरोजनी नायडू थी। और उसके बाद जो है ये सभी नाम दिए गए हैं, इतने राज्यपाल रह चुके थे। वर्तमान में श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं, इससे पहले राम नाईक थे, अजीज कुरैशी थे, BL जोशी थे, TV राजेश्वर थे, सुदर्शन अग्रवाल थे, विष्णुकांत शास्त्री थे, सूरज भान थे, मोहम्मद शफी कुरैशी थे। बस इतना नाम एक बार सुन लीजिए, याद करने की इसको ज़रूरत नहीं है। अगर ऑप्शन में दिख गया कि इनमें से ये राज्यपाल थे या नहीं थे तो बस ये नाम याद आ जाएगा। रोमेश भंडारी थे, फिर यहाँ पर कुरैशी आ जाएंगे, मोतीलाल वोरा थे, सत्यनारायण रेड्डी थे, मोहम्मद उस्मान आरिफ थे, श्री चंद्रेश्वर प्रसाद नारायण थे, गणपत राव थे, मर्डी चेन्ना रेड्डी थे, अकबर अली खां थे, शशिकांत वर्मा थे। तो ये नाम कुछ है यहाँ पर। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी थे, ये इंपॉर्टेंट नाम है। इसके अलावा विश्वनाथ दास थे, विधुभूषण मलिक थे, हारमजी पेरोशा मोदी थे। ये नाम कुछ हैं जो पूछे जा सकते हैं, ऑप्शन में रखे जा सकते हैं, तो इसको अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, महात्मा गांधी ने करो या मरो नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। और ये भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 से शुरू हुआ था, ग्वालियर टैंक मुंबई से। और इसको जो है घोषणा पहले ही कर दी गई थी 8 अगस्त को ही, लेकिन ये शुरुआत इसकी हुई थी 8 अगस्त को कहा गया था कि कल से शुरू होगा, तो 9 अगस्त से शुरू हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 2023 की यानी मतलब इस साल की इसकी थीम क्या थी? तो डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी, डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। नेक्स्ट बात करेंगे, लाल ग्रह किसको कहते हैं? तो मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। सर्वाधिक उपग्रह बृहस्पति के हो गए थे अभी हाल ही में, लेकिन जो है शनि से ज़्यादा हो गए थे, लेकिन फिर से एक खोज हुई अभी, ये 5-6 दिन पहले की बात है, फिर से शनि के ज़्यादा उपग्रह हो गए हैं। तो ये जो है उपग्रह वाला कहानी बदलती रहती है हमेशा, बस इतना याद रखना है कि मंगल के 2 उपग्रह हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी या किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 में, और मुंबई में इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था? तो 1989 में दिया गया था, 1989 में यह दर्जा प्राप्त हुआ था उर्दू को। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा स्टील प्लांट नहीं है? कहाँ पर स्टील प्लांट के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध नहीं है? तो जमशेदपुर जो कि झारखंड में स्टील के लिए प्रसिद्ध है, बर्नपुर पश्चिम बंगाल में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में स्टील के लिए प्रसिद्ध है,
भिलाई जो है ये छत्तीसगढ़ में स्टील के लिए प्रसिद्ध है। राउरकेला उड़ीसा में स्टील के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन एक अलग ऑप्शन था झरिया, झरिया जो है कोयला हेतु प्रसिद्ध है, ये स्टील की यहाँ पर कोई बात नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो लोकायुक्त अधिनियम 1975 के द्वारा पहली बार जो लोकायुक्त की नियुक्ति की गई थी वो 1977 में की गई थी। अधिनियम था 75 वाला, नियुक्ति पहले की गई थी 1977 में, और पहले जो लोकायुक्त बने थे उनका नाम था विशंभर दयाल। और क्वेश्चन जो पूछा गया था कि सबसे लंबे समय तक कौन से लोकायुक्त रहे हैं, तो NK मेहरोत्रा रहे हैं। पहले भी पूछा जा सकता है पहले कौन लोकायुक्त थे, तो विशंभर दयाल थे। सबसे लंबे समय तक NK मेहरोत्रा रहे हैं, 2006 से 2016 तक। वर्तमान में यानी 11वें लोकायुक्त कौन है? वर्तमान में 11वें चल रहे हैं, तो इनका नाम है संजय मिश्रा। सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछा जा सकता है लोकायुक्त से, तो सभी मैंने यहाँ पर देख लिया है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो कहाँ से लिया गया मतलब, तो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से इसको लिया गया है, और इसको स्वीकार किया गया था, यानी स्वीकृति कब मिली थी इसको ऑफिशियली, तो 26 जनवरी 1950 को। समुद्र तल से ऊंचाई के क्रम में इसको लगाना था, निम्न में से कौन सा सबसे ऊंचा है इसमें पूछा गया था, तो ऊटी जो है इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 2240 मीटर है। शिमला की ऊंचाई है 2202 मीटर, दार्जिलिंग की ऊंचाई है 2050 मीटर, डलहौजी की ऊंचाई है 1970 मीटर। तो ये कुछ ऊंचाइयाँ पूछी गई थी। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे जो आपने कभी नहीं पढ़ा, जैसे जो ऊंचाई पूछी जाती है वो ज़्यादातर जो है हिमालय की जो चोटियाँ हैं, जैसे धौलागिरी हो गया, एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, इनको सबको अरेंज करने को पूछा जाता है, इनमें से कौन सी सबसे ऊंची है। वो हमने जो इंडियन ज्योग्राफी वाला वीडियो है उसमें कवर किया हुआ है। आपको नीचे जो प्लेलिस्ट मिलेगी वीडियो वाली, वीडियो री एग्ज़ाम की, उस प्लेलिस्ट के सभी वीडियो देख लीजिए, उसी से काम चल जाएगा। तो चलिए शुरू करेंगे। अगला जो है, मूल कर्तव्य की सिफारिश करने वाली समिति कौन सी थी? तो स्वर्ण सिंह समिति थी। और मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? तो 1946 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई थी। और ये मूल कर्तव्य जो है किस भाग में है? तो भाग 4 का में है। और मूल रूप से जो 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन बाद में एक और जोड़ा गया, और वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। जो एक्स्ट्रा एक जोड़ा गया था उसको 2002 में जोड़ा गया था। 2002 में जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, 86th संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था, लास्ट वाला एक, जिसमें कहा गया था कि माता पिता का ये कर्तव्य है कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। नेक्स्ट बात करेंगे, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है ऑस्कर 2023 ये खिताब किसको मिला है? तो हमारी इंडियन फिल्म है, तमिल फिल्म है ये, द इंडियन विस्पर्स को ये खिताब मिला है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का। और इसकी जो निर्देशक हैं वो है गुनीत मुंगा। और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का किसको मिला है? तो नाटू नाटू को RRR का है ये। इसके संगीतकार कौन है? तो M कीरवानी। और RRR के कौन है डायरेक्टर? तो उनका नाम है राजमौली, S राजमौली। नेक्स्ट बात करेंगे, बाबरनामा के लेखक कौन है? तो बाबर है, जो कि तुर्की भाषा में ये पुस्तक लिखी गई है बाबरनामा। शाहजहाँनामा के लेखक है इनायत खां। हुमायूं नामा की गुलबदन बेगम। तुजू के बाबरी के जहांगीर हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अनुच्छेद 368 क्या कहता है? संविधान संशोधन के बारे में 368 बाइनरी नंबर ये लिखा हुआ है 1011, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। तो एक वीडियो मैंने बनाया हुआ था जिसमें सभी तरह की चीज़ों को कन्वर्ट करने का दिखाया था, बाइनरी को ऑक्टल में, डेसिमल में, या फिर जो भी चीज़ें हैं। तो उसको मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूँगी, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, या फिर वीडियो वाली जो प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में उसी में उसको ऐड कर दिया जाएगा। तो इसको कैसे कन्वर्ट किया जाएगा? तो पहले जो इधर से लेकर चलते हैं, इधर वाले रास्ते से लेकर चलते हैं। पहले ये वाला 1 रखा जाएगा, 1 को पहले 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, प्लस फिर अगला वाला 1, इसको 1 इंटू 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, प्लस फिर 0 आएगा, तो 0 को 2 की पावर 2 से, फिर अगला जो है लास्ट वाला 1 आएगा, तो प्लस करके 1 इंटू 2 की पावर 3। तो मतलब यहाँ पर 0 से शुरू करना है 2 की पावर को, और लास्ट तक जितने भी अक्षर हो उतने तक लेके जाना है, जितने अंक हो। तो इसके बाद मल्टीप्लाई करके उसके बाद ऐड किया जाएगा, तो 11 ही आएगा। तो 11 को किस तरह से लिखा जा सकता है बाइनरी में? तो 1011। नेक्स्ट बात करेंगे, पूछा गया था इसमें कि सेलेक्ट ऑल का क्या मतलब, जो शॉर्ट की होती है वो क्या होती है? तो Ctrl+A होती है सेलेक्ट ऑल की। मतलब अगर कोई चीज़ पूरा जितना टेक्स्ट लिखा हुआ है पूरा स्क्रीन पे उसको पूरा सेलेक्ट करना है तो Ctrl+A दबाइए, पूरा जो है सेलेक्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, जैसे कॉपी करने के लिए Ctrl+C होता है, पेस्ट करने के लिए Ctrl+V होता है, हाइपर लिंक ऐड करने के लिए Ctrl+K होता है, प्रिंट के लिए Ctrl+P होता है, सेव के लिए Ctrl+S, कट के लिए Ctrl+X होता है, अंडू मतलब कोई चीज़ किया आपने उसको वापस से फिर से सही करना है तो Ctrl+Z होता है, रीडू मतलब अगर आपने पहले किया था उसको हटाया था फिर से वही करना है तो Ctrl+Y होता है,
F1 जो है हेल्प के लिए होता है, F2 फाइल नेम चेंज करने के लिए, F3 फाइंड नेक्स्ट के लिए होता है। ये कंट्रोल जो फंक्शन की F4 होती है उसको कमांड रिपीट करने के लिए, अगर आपने कुछ तुरंत किया उसको कमांड को रिपीट करना है तो F4 यूज़ किया जाएगा। F5 जो है रिफ्रेश करने के लिए होती है। तो ये इतनी कीज़ काफ़ी पूछी जाती है, इसको ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट बात करेंगे परमानेंट मेमोरी यानी स्थायी मेमोरी कौन सी होती है, तो ये रोम होती है यानी रीड ओनली मेमोरी जो है ये स्थायी मेमोरी होती है। टेम्परेरी मेमोरी में रैम आती है और ये इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। कंप्यूटर में जो है PPP का फुल फॉर्म क्या होता है, वैसे तो PPP जो होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इसको कहते हैं, लेकिन कंप्यूटर की भाषा में पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल को PPP कहा जाता है। FTP क्या होता है, तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। URL होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट बात करेंगे यूपी का भारत की GDP में योगदान कितना है, तो 8% से ज़्यादा यूपी का योगदान है। इसके अलावा वर्तमान की बात की जा रही है इस साल की, यूपी की GSDP यानी 2023-24 वाली GSDP कितनी है, मतलब यूपी की टोटल GDP केवल यूपी की कितनी है, तो 19%, और भारत में इसका योगदान है 8%। यूपी में जो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना चल रही है उसका वर्तमान में इस बार बजट में कितना रुपए रखा गया है उसके लिए, तो 1050 करोड़। पूरा बजट मैंने दिया हुआ है आपको, उसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वीडियो वाली, और जो पेड ग्रुप में है उसको पूरा PDF वगैरह सब चीज़ शेयर कर दिया गया है, उसको वहाँ से देख लीजिएगा, कई बार उसको रिवाइज करिएगा। यूपी बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर विधवा योजना के लिए कितना रुपए दिया गया है, तो 4032 करोड़ रुपए। महिला सामर्थ्य योजना के लिए 63 करोड़ रुपए। सामूहिक विवाह के लिए 600 करोड़ रुपए। और स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना जो चली है इस बार, टैबलेट और स्मार्टफोन जिसमें दिए जाएंगे, उसके लिए 3600 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। इस बार के बजट में ये प्रावधान किया गया है। तो ये इतना डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और टोटल बजट इस बार कितना था, तो 6.90 लाख करोड़ का यूपी का बजट था। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है, तो अचंता शरद कमल को प्राप्त हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए कि अर्जुन पुरस्कार इस बार 25 लोगों को मिला है, और इनमें ये जितने नाम लिखे हैं ये सभी अर्जुन पुरस्कार वाले नाम हैं। तो इनको एक बार पढ़ना है कि ये किस किस खेल से संबंधित है। ज़्यादातर यही पूछा जाता है किस खेल से संबंधित है, तो सीमा पुनिया एथलेटिक्स से, एल्डोज पॉल एथलेटिक्स से, अविनाश मुकुंद सामले एथलेटिक्स से, लक्ष्य सेन बैडमिंटन, HS प्रणय जो है बैडमिंटन, अमित बॉक्सिंग, निखत जरीन बॉक्सिंग, भक्ति प्रदीप कुलकर्णी शतरंज, R प्रज्ञानंदा शतरंज, दीप ग्रेग एक्का हॉकी, सुशीला देवी जूडो, साक्षी कुमारी कबड्डी, नयन मोनी शैकियल लॉन बाउल, सागर कैलाश ओवलकर जो है मलखम्ब के लिए। इसके अलावा एलावेरिन वलारिवन जो है निशानेबाजी के लिए, ओम प्रकाश मिथरवाल निशानेबाजी, श्रीजा अकुला टेबल टेनिस। इसके अलावा विशाल ठाकुर भारोत्तोलन, अंशु कुश्ती, सरिता कुश्ती, परवीन वुशु, मानसी गिरीश चंद्र जोशी पैरा बैडमिंटन, तरुण ढिल्लो पैरा बैडमिंटन, स्वप्निल संजय पाटिल पैरा स्विमिंग, जर्लिन अनिका जे डेफ बैडमिंटन के लिए प्रसिद्ध हैं। और इन लोगों को जो है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। खेलों में जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार वाली जो श्रेणी है उसमें किसको किसको मिला है, तो जीवन जोत सिंह तेजा को तीरंदाजी के लिए, मोहम्मद अली कमर को मुक्केबाजी के लिए, सुमा सिद्धार्थ सिरूर को पैरा निशानेबाजी के लिए, और सुजीत मान को कुश्ती के लिए। तो इसमें अगर नाम याद रह जाता है तो अच्छी बात है, नहीं याद रह जाता तो इसमें मतलब कुछ ऐसे ही नाम दिए जाएंगे जो ज़्यादा फेमस रहते हैं, तो उसको देख लीजिएगा, जैसे निखत जरीन वगैरह, लक्ष्य सेन, HS प्रणय वगैरह, ये नाम इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे वीडियो का जो 2018 वाला एग्ज़ाम हुआ था, पहले दिन वाली जो शिफ्ट थी, पहले दिन की पहली शिफ्ट। तो चलिए यहाँ पर शुरू करेंगे। प्राइमरी स्टोरेज किसको कहते हैं, तो रैम, रोम, कैश मेमोरी, रजिस्टर, ये सभी प्राइमरी स्टोरेज हैं। कंप्यूटर वाले में मैंने सभी ये चीज़ें कवर की हैं, उसको वो वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में ही। द्वितीयक यानी सेकेंडरी स्टोरेज में क्या क्या आता है, तो जो एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है बाहर से स्टोरेज, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव, फ्लॉपी, मैग्नेटिक टेप, DVD, ये सभी जो है द्वितीयक स्टोरेज है यानी सेकेंडरी स्टोरेज है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर पूछा गया था, इनमें से कौन सा है, तो एक ही इसमें ऑप्शन था विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक जो है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। और भी सॉफ्टवेयर हैं जैसे सबलाइन टेस्ट, नोटपैड++, कोड लाइट, एक्स कोड, कोमोडो, के डेवलप, अजूरे, ये सभी जो है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स हैं। ज़्यादा जो पूछा जाता है ये विजुअल बेसिक पूछा जाता है। .NET इस पर कर दें, .NET लैंग्वेज इस पर करी जाती है। अगला यहाँ पे बात करेंगे अटैक सरफेस। अटैक सरफेस क्या होता है, तो कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी जो है सिस्टम में प्रवेश करता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है, तो इसको क्या कहा जाएगा, अटैक सरफेस। ये चीज़ें आप देख के ही समझ जाएंगे ऑप्शन में जिस तरह से रहेंगी। नेक्स्ट बात करेंगे डेटा प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी, डेटा इंटीग्रिटी, एंटिटी ऑथेंटिकेशन, ये सभी जो चीज़ें, जो टर्म यूज़ किए जाते हैं, इनको ओवरऑल इनको क्या कहा जाता है, तो इनको कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी के तहत सभी चीज़ें जो है प्राइवेसी वगैरह मेंटेन की जाती है।
नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश में कृषि योग्य भूमि कितनी है, तो लगभग 68.7% है। सबसे छोटा कांड कौन सा है रामचरितमानस का, तो किष्किंधा कांड सबसे छोटा और सबसे बड़ा है बाल कांड। रामचरितमानस में टोटल 7 कांड है, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तो ये कांड सभी याद रखने हैं कि कौन कौन से कांड हैं, ये पूछे जा सकते हैं। आलू, खरबूजा, तरबूज, अमरूद, गेहूं, गन्ना, खाद्यान्न उत्पादन, इस सब में यूपी का स्थान कौन सा है, पहला। पूछा गया था कि आलू में पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है। और खरबूजे में भी है, तरबूज में, अमरूद में, गेहूं में, गन्ना में, खाद्यान्न में यूपी का नंबर पहला है। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो शिमला में स्थित है। किछौछा दरगाह कहाँ पर है, किछौछा दरगाह जो है अम्बेडकर नगर में है। और किछौछा दरगाह किसकी है, तो सैयद मखदूम की ये दरगाह है। हजरत गाजी, यहाँ पे दो दरगाहें और पूछी जा सकती है, जैसे हजरत गाजी सैयद सलार मसूद की दरगाह कहाँ पर है, तो ये बहराइच में स्थित है। हाजी वारिस अली शाह यानी देवा शरीफ इसको भी कहा जाता है, तो ये बाराबंकी में। दोनों यहाँ पर दरगाहें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सैयद सलार मसूद की बहराइच में, वारिस अली शाह यानी देवा शरीफ कहाँ पे है, तो बाराबंकी में है। श्रीमती एन राजम जो है किससे संबंधित है, सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो वायलिन से संबंधित है एन राजम। और वैसे देखा जाए कौन से घराने से, तो बनारस घराने से संबंधित थी। तबला के लिए यही नाम पूछे जाते हैं, अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, गुदई महाराज और किशन महाराज। देखिए जितने भी महाराज होते हैं सब कत्थक से संबंधित होते हैं, बिरजू महाराज वगैरह, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, वो सभी। लेकिन ये जो गुदई महाराज हैं और किशन महाराज हैं, ये दोनों लोग तबले से संबंधित है, ये चीज़ याद रखिएगा। संतूर की बात करें तो शिव कुमार शर्मा प्रसिद्ध हैं। सितार के लिए पंडित रविशंकर, विलायत खां इनायत खां। सरोद के लिए अमजद अली खां, अली अकबर, अलाउद्दीन खां। इसके अलावा वीणा के लिए एस बालचंद्रन, बांसुरी के लिए हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष। ये नाम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है जो अलग अलग क्षेत्र से संबंधित हैं। नेक्स्ट बात करेंगे सोहर किस अवसर पर गाया जाता है, तो बच्चे के जन्म पर गाया जाता है, अवध वाले एरिया में और पूर्वांचल वाले एरिया में। बुंदेलखंड में जो कुछ एक जो गान होता है, जो लोकगीत होता है, हरदौल होता है, पवारा, ईसुरी, फाग और आला। आला काफ़ी पूछा जाता है, बुंदेलखंड का है। ब्रज में झूला होता है, होरी, रसिया सभी ब्रज के हैं। पूर्वांचल में कजरी होती है और कजरी जो है मुख्यतः पूर्वांचल के मिर्ज़ापुर में होती है। बिरहा जो है ये पूछा जाता है अक्सर, तो बिरहा भी पूर्वांचल का है। झूला ब्रज और पूर्वांचल दोनों का है, झूमर भी पूर्वांचल का है। नेक्स्ट बात करेंगे लठमार होली कहाँ पर मनाई जाती है, तो बरसाना मथुरा में मनाई जाती है। पुस्तक और लेखक का नाम यहाँ पर पूछा गया है, तो मिट्टी की बारात, इसके लेखक हैं शिवमंगल सिंह सुमन। बुद्ध चरित, सौदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण, इन सभी के लेखक जो हैं अशोक घोष हैं। कादम्बरी के लेखक हैं बाणभट्ट। सूर सागर साहित्य लहरी के सूरदास हैं। वृक्षकटिकम के शूद्रक हैं। गबन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, इसके लेखक हैं प्रेमचंद्र। गीतांजलि के रविन्द्रनाथ टैगोर। पल्लव ग्रंथि, चिदम्बरा, लोकायतन के लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। इसमें एक ही सब पूछा गया है बस मैंने, लेकिन जितना भी इंपॉर्टेंट था यहाँ पे लिखा हुआ है। रश्मि रथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार, ये सभी जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। अगला यहाँ पर निहार, रश्मि, नीरजा, दीप शिखा, यामा, ये महादेवी वर्मा की पुस्तकें हैं, रचनाएं हैं। और ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि महादेवी वर्मा लेडीज़ कोई लेखक सबसे ज़्यादा फेमस थी, तो इनके नाम जो है इनमें एक ना एक पूछ ही लिया जाता है। अगला यहाँ पे बात करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं। परिमल, अड़िमा, कुकुरमुत्ता, अनामिका, ये सब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। जयशंकर प्रसाद की है आंसू, लहर, कामायनी, ध्रुव चौमिनी, स्कंदगुप्त, तो ये सभी जयशंकर प्रसाद की हो गई। सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो ये आगरा में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। केंद्रीय औषधि संस्थान ये लखनऊ में है। जितने भी संस्थान लिखे हैं इनसे क्वेश्चन कोई ना कोई जरूर पूछ ले जाते हैं। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये चेन्नई में है। राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान ये देहरादून में है। अगला है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान विभाग जो है ये नई दिल्ली में है। और मौसम वेधशाला कहाँ पर है, तो पुणे में है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की उत्तराखंड में है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जादूगोड़ा झारखंड में है। फिर है उपग्रह नियंत्रण केंद्र, ये हासन कर्नाटक में है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र धनबाद जो है झारखंड में है। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान जिसको नीरी कहा जाता है ये है नागपुर में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में है। केंद्रीय नमक समुद्रीय रसायन अनुसंधान संस्थान ये भावनगर में स्थित है। भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। रमन अनुसंधान केंद्र ये बेंगलोर में है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में है। नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी ये बेंगलोर में है। और नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद में है।
अगला यहाँ पर इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये रांची में है। सेंट्रल मरीन रिसर्च स्टेशन चेन्नई में है। सेंट्रल जू टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता में है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी लखनऊ में है। अगला यहाँ पर प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, ये गांधीनगर गुजरात में है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है ये। भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय खगोल संस्थान बेंगलोर में है। भारतीय राष्ट्रीय समुद्र सूचना सेवा केंद्र ये हैदराबाद में है। राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान ये चेन्नई में है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कायमकुलम केरल में है। अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान और जन स्वास्थ्य संस्थान ये कोलकाता में है। अगला है यहाँ पर केंद्रीय कुष्ठ अनुसंधान संस्थान, कुष्ठ रोग अनुसंधान संस्थान ये चेन्नई में है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान बेंगलोर में है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जी जोधपुर में है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी ट्रॉम्बे में, ये ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में है। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कटक उड़ीसा में है। सेंट्रल पोटैटो यानी आलू वाला जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है शिमला में है। टोबैको वाला राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोलॉजी कहाँ पर है? पणजी में। फिर है इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हमने देखा था ये देहरादून में है। एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में है। शुगर वाला कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पर है? IISc बेंगलुरु में है। साल्ट वाला इंस्टीट्यूट अभी हमने देखा था भावनगर गुजरात में है। फिशरीज वाला एर्नाकुलम में है। शुगर वाला फिर से यहाँ पे एक दो चीज़ एक्स्ट्रा लिख गई है 2 बार, तो कानपुर में है, देख लीजिए इसको। इंडियन ऑयल रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंबई में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड बेंगलोर में है। बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता में है। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता में है। ये अंटार्कटिका स्टडी सेंटर ये गोवा में है। फिर है सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये तमिलनाडु में है, कुराईकुडी तमिलनाडु में। सेंटर ऑफ सेल्यूलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी ये हैदराबाद में है, तेलंगाना में। अब ये आगे देख लेते हैं, इसमें बस एक ही पूछा गया था, मैंने सभी यहाँ पर लिख दिए हैं। यूपी में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं? तो प्रयागराज में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। सेकंड पे मुरादाबाद आता है। थर्ड पे गाजियाबाद आता है। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? तो गाजियाबाद का है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्रयागराज में है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है ये गाजियाबाद में है। न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है? तो महोबा में है यूपी में। सेकंड पे चित्रकूट आता है। थर्ड पे हमीरपुर आता है। अगला यहाँ पर चोल काल में दान में दी जाने वाली भूमि जो है उसको क्या क्या कहते थे? तो इसमें पूछा गया था कि जैन लोगों को, जैन संस्थाओं को जो दान में दी जाने वाली भूमि थी उसको क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन था पल्ली छादानम। और यहाँ पर देखिए सभी को देख लेते हैं। गैर ब्राह्मण को वेलानवगाई दी जाती थी भूमि, इसको कहते थे। ब्राह्मणों को ब्रह्मदेह कहा जाता था जो भूमि दी जाती थी। विद्यालय को जो दी जाती थी इसको शाला भोग कहते थे। मंदिर को दी जाने वाली देवदान कहलाती थी। तो ये चोल काल में भूमि जो दान में दी जाती थी उनके नाम है। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। 1320 में एक तुगलक वंश की इसने स्थापना की थी। और तुगलक वंश जो है दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा वंश है, सबसे लंबे टाइम तक रहा था तुगलक वंश। और जो तुगलकाबाद शहर है, तुगलकाबाद शहर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। और नहरों के निर्माण को शुरू करवाया था गयासुद्दीन तुगलक ने ही। बाद में फिरोज शाह तुगलक जब आया, इसके बाद गयासुद्दीन के बाद मोहम्मद बिन आया था, उसके बाद फिरोज शाह आया था। तो सबसे ज़्यादा नहरें फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे बनवाई गई थी। और बहुत सारे शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने कराई थी, जैसे कि जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने कराई थी, जो काफ़ी पूछा जाता है। लेकिन तुगलकाबाद की स्थापना जो है गयासुद्दीन तुगलक ने करवाई थी। आगे बात करेंगे, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से किसकी मृत्यु हुई थी? तो हुमायूं की हुई थी 1556 में। उसके बाद अकबर राजा बना था। मयूर सिंहासन की स्थापना किसने करवाई थी? तो शाहजहां ने करवाई थी। बाद में इसमें जो जब मोहम्मद शाह रंगीला का टाइम चल रहा था उस टाइम पे नादिर शाह का आक्रमण हुआ था भारत पर। उसी टाइम पे नादिर शाह लूट के लेके चला गया था मयूर सिंहासन को। तो पूछा जाए अगर अंतिम शासक कौन सा जो था वो जो मयूर सिंहासन पर बैठा था तो वो था मोहम्मद शाह रंगीला। शाहजहां का स्थापत्य क्या क्या, मतलब क्या क्या स्थापना करवाई थी शाहजहां ने? तो दिल्ली का लाल किला बनवाया था, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, ये दिल्ली की जामा मस्जिद लिखा हुआ है याद रखिएगा। इसके अलावा आगरा की मोती मस्जिद, एक मोती मस्जिद जो है दिल्ली में भी है। दिल्ली वाली मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसके अलावा ताजमहल इसने बनवाया था और मयूर सिंहासन तो बनवाया ही था। नेक्स्ट बात करेंगे, बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो फाल्गु या फिर निरंजना नदी के किनारे 35 वर्ष की आयु में हुई थी। और उसके बाद ये जब इनको ज्ञान प्राप्ति हो गई थी तो तभी ये बुद्ध कहलाए थे। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। प्रथम उपदेश जो दिया था इन्होंने उसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और ये उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। सारनाथ का पुराना नाम है ऋषिपत्तनम।
इनकी मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण इनका कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ था। आगे बात करेंगे, गांधी जी ने एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी कांग्रेस के, वो कौन सा अधिवेशन था? तो 1924 वाला अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन था। और बेलगांव कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक में। कम्युनल अवार्ड या फिर इसको साम्प्रदायिक पंचाट भी कहा जाता है, जिसमें हरिजन के लिए भी अलग से जो अदर कास्ट मतलब जो SC कैटेगरी वाले लोग होते थे उनके लिए भी अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। तो ये 1932 में आया था ये सांप्रदायिक पंचाट। और उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन था ब्रिटेन का जिसने इसको लागू किया था? तो वो था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। इसी का विरोध गांधी जी ने किया था और पहली बार गांधी जी ने आमरण अनशन किया था इसी के विरोध में। आमरण अनशन, अगर पहली बार पूछा जाए भूख हड़ताल कब की थी, तो अहमदाबाद मिल वाला जो केस था 1918 वाला, उसमें उन्होंने पहली बार भूख हड़ताल की थी, लेकिन आमरण अनशन नहीं किया था। आमरण अनशन मतलब मरने तक नहीं खाना है, तो वो ये किया था आमरण अनशन पहली बार सांप्रदायिक पंचाट यानी कम्युनल अवार्ड वाले केस में 1932 में। नेक्स्ट बात करेंगे, चंद्रशेखर आज़ाद शहीदी दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में जो इन्होंने खुद को अपने गोली मारी थी, जब अंग्रेजों से घिरे थे उसके बाद इन्होंने आखिरी गोली खुद को मारी थी। तो ये जो है 27 फरवरी 1931 डेट याद रखनी है। नेक्स्ट बात करेंगे, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सी हैं, यानी जो पश्चिम में गिरने वाली नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, सभी देख लेते हैं यहाँ पर। तो नर्मदा है, तापी है, माही, साबरमती, भादर, गिरना, भरतपूजा, गंगावेली, मांडवी, जुआरी। मांडवी जुआरी गोवा की नदियाँ हैं। तापी जो है ये बैतूल से निकलती है मध्य प्रदेश से, उसके बाद गुजरात वगैरह जाती है। तो ये नदी, अगर पूछा जाए माही नदी, ये माही नदी वही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये नदियाँ जो हैं ये पश्चिम की ओर बहती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। और बाकी जो नदियाँ होती हैं गंगा, यमुना या फिर जितनी भी हिमालय वाली नदियाँ हैं, कृष्णा, गोदावरी, या दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं कृष्णा, गोदावरी, महानदी, ये सभी जो हैं ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, भद्रा, नागरहोल, कुद्रेमुख, बनेरघट्टा, बांदीपुर, ये सभी कहाँ के अभ्यारण्य हैं? तो ये सभी कर्नाटक के हैं। भद्रा सिर्फ एक पूछा गया था, कर्नाटक का है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? तो अरुणाचल प्रदेश का। और सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है? तो सिक्किम की है। डेन्यूब नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो जर्मनी देश से होता है, यूरोप में। और किस पर्वत से होता है? तो ब्लैक फॉरेस्ट से होता है। और इसका मुहाना कहाँ पर, कहाँ जाके गिरती है? तो काला सागर में जाकर गिरती है। यूरोप की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो वोल्गा है, और सेकंड नंबर की डेन्यूब आ जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे, डेन्यूब नदी जो है यूरोप में 5 राजधानियों से होकर बहती है, ये भी याद रखना है। क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीप का क्रम पूछा गया था, तो एशिया सबसे बड़ा है, सेकंड पे अफ्रीका आता है, थर्ड पे उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका आएगा, फिर यूरोप आएगा और ऑस्ट्रेलिया आएगा। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा सा बड़ा यूरोप, उसके बाद अंटार्कटिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। नेक्स्ट बात करेंगे, चमेरा बांध किस नदी पर स्थित है? तो रावी नदी पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। गैलेरस ज्वालामुखी ये कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका का एक देश है कोलंबिया, वहाँ पर है गैलेरस ज्वालामुखी। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो कोटोपैक्सी, इक्वाडोर का। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहते हैं? तो ये स्ट्राम्बोली को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से हमेशा मतलब उद्गार होता रहता है, प्रकाश निकलता रहता है। थानेसर जलप्रपात कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में है। सभी जलप्रपात यानी झरने यहाँ पर देख लेते हैं, तो जोग या गरसोपा या फिर उसी को महात्मा गांधी जलप्रपात कहते हैं, तो ये शरावती नदी पर है, कर्नाटक में। धुआंधार या फिर दुग्धधारा या फिर कपिल धारा जो जलप्रपात है ये नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के जबलपुर में है धुआंधार। इसके अलावा डुडुमा जो है ये मचकुंड पर है, मचकुंड नदी पर, उड़ीसा में। चित्रकूट जलप्रपात जिसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है, ये इंद्रावती नदी पर है और ये छत्तीसगढ़ में है। ये गलत लिखा है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़। इसको मैं सही करके आपको दे दूंगी जब भी देना होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, हुंडुरु जलप्रपात जो है ये स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में है। गोकाक जलप्रपात घटप्रभा नदी पर है, कर्नाटक में। चूलिया जलप्रपात जो है चंबल नदी पर है, राजस्थान में। दूध सागर मांडवी नदी पर है, गोवा में। चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर है, मध्य प्रदेश में। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ये कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में। इसके अलावा गौतम धारा ये रारू नदी पर है, झारखंड में। कुंचिकल जो है वराही नदी पर है, कर्नाटक में। दसम जलप्रपात कांची नदी पर है, झारखंड में। साडनी जलप्रपात शंख नदी पर है, झारखंड में। इतने ही लगभग पूछे जाते हैं, जितने भी जलप्रपात हैं इन्हीं में से आ जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तरी गोलार्ध में जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। पूरा गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में समुद्र ज़्यादा आ जाता है, उत्तरी गोलार्ध में स्थल भूमि ज़्यादा है, तो इसीलिए ज़्यादातर जो जनसंख्या है पूरे विश्व की वो इधर ही निवास करती है। 90% के लगभग जो है आबादी उत्तरी गोलार्ध में है। 15वीं राष्ट्रपति हमारी कौन सी है? पूछा गया था 14वीं। रामनाथ कोविंद किस नंबर के राष्ट्रपति हैं ये पूछा गया था, तो वो 14वें नंबर के थे। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू बनी है 15वें नंबर की राष्ट्रपति। और ये जो है संथाली जनजाति से संबंधित है, इनका जन्म हुआ था उड़ीसा में।
इसके अलावा 243I जो है ये पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद है और इसमें जो है राज्य वित्त आयोग का मतलब बात की गई है इसमें कि हर 5 साल में जो पंचायत है उनकी समीक्षा करने के लिए, उनको वित्त वगैरह के लिए जो उनकी समीक्षा की जाती है उसके लिए हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। राज्य वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल के तहत? 243I के तहत। आगे बात करेंगे, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में आएगी? तो 123 में आती है। और राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है ये 213 में आती है, आर्टिकल नंबर 213। राज्यसभा में मनोनयन कितने सदस्यों का किया जाता है? जो मनोनीत जो सदस्य होते हैं 12 होते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा इनका मनोनयन किया जाता है। अधिकतम सीटें जो है राज्यसभा में 250 हो सकती हैं, वर्तमान में 245 है। सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं किया जा सकता, लेकिन सदस्य जो हैं 6 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल होता है और हर जो सदस्य होते हैं 1/3 सदस्य हर 2 साल पे सेवानिवृत्त हो जाते हैं। हर 1/3 सदस्य जो है हर 2 साल पे मतलब रिटायर हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, विधानसभा सत्रावसान की शक्ति किसके पास है? तो वैसे तो अगर बात करें संसद की, लोकसभा की सत्रावसान की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के पास होती है, लेकिन विधानसभा की राज्यपाल के पास होती है। प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन, इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश के नोएडा में की गई थी। भारत का FDI में स्थान कौन सा है? वर्तमान की बात की जा रही है तो वर्तमान में 7वां स्थान है भारत का FDI में। FDI का फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें भारत का नंबर है 7वां, अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार। पहला नंबर है सिंगापुर का। अब यहाँ पे कुछ और इंडेक्स देख लेते हैं, जैसे हैप्पीनेस में हम 126 नंबर पे हैं, पहले नंबर पर फिनलैंड है लगातार 6वीं बार। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का नंबर है 161, अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है, 10 दिन पहले आई है। 161 नंबर है भारत का प्रेस में। पहले नंबर पर है नॉर्वे। एयर क्वालिटी की बात करें तो भारत का नंबर है 8वां और सबसे खराब, यहाँ पे सबसे खराब की बात की जा रही है और सबसे खराब में कौन है? तो चाड पहले नंबर पर है। ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट में भारत का नंबर है 132, पहले नंबर पर है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, अगला जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पुनर्पूंजीकरण योजना, ये कब शुरू हुई थी? तो 2010-11 में शुरू हुई थी। और ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई थी? तो 1975 में हुई थी। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। वर्तमान में जो भी इस बार जो है बाघों की संख्या जो रिलीज़ की गई है, कितनी है बाघों की संख्या वर्तमान में? तो 3167 जो है 3167 जो है वर्तमान में बाघों की संख्या है। और 2018 में इससे पहले गणना हुई थी, तब इसकी संख्या जो है 200 कम थी, मतलब 2967 थी। 2967 इससे पहले थी। वर्तमान की याद रखनी है 3167 है। नेक्स्ट बात करेंगे मोबाइल कांग्रेस 2023, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो बार्सिलोना स्पेन में इसका आयोजन किया गया फरवरी मार्च के बीच में। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में और मुख्यालय इसका है मुंबई में। अब यहीं पे सिडबी का देख लेते हैं, तो सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को। मुख्यालय इसका है लखनऊ में। और अभी हमने देखा था नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में था और सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। दुग्ध उत्पादन में पहले नंबर पर विश्व में कौन है? तो भारत है। अगर पूछा जाए प्रति गाय दूध उत्पादन में पहले नंबर पर कौन सा देश है? तो डेनमार्क है। भारत वैसे दूध उत्पादन में पहले नंबर पे है, प्रति गाय की बात करें तो डेनमार्क है। भारत में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन कहाँ पे होता है? तो राजस्थान में होता है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश से आगे निकला है राजस्थान पहले नंबर पर। नेक्स्ट बात करेंगे 2018 वाला पेपर ही पहले दिन का जो सेकंड शिफ्ट था उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और उसका जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होगा सब इसी में कवर हो जाएगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम जो है क्या कहलाए थे? तो बुद्ध कहलाए थे। बचपन का नाम था इनके सिद्धार्थ। अशोक की कलिंग विजय कब हुई थी? तो 261 ईसा पूर्व में हुई थी और ये जो है इनके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष हुई थी, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। और इसका उल्लेख अशोक के किस स्तंभ में किया गया था? किस शिलालेख में? तो 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख किया गया है। तो टोटल जो है 14 स्तंभ इनके प्राप्त हुए हैं। आगे बात करेंगे, कुछ स्थान है और खोज पूछा गया था कि किसने किसकी खोज की थी। तो लोथल का पूछा गया था, सिर्फ SR राव ने की थी। लोथल गुजरात में है और उस टाइम का ये बंदरगाह कहा जाता था। उस टाइम पे जो व्यापार वगैरह होते थे, यहाँ से मुद्राएं वगैरह प्राप्त हुई है, फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है, तो ये एक व्यापार वाला केंद्र था। और ये किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे। हड़प्पा की बात करें तो पाकिस्तान में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी और ये रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में राखाल दास बनर्जी ने खोज की थी, सिंधु के किनारे है। इसके अलावा चंद हुदड़ो जो है पाकिस्तान में स्थित है। गोपाल मजूमदार ने इसकी खोज की थी और इसकी खुदाई करवाई थी अर्नेस्ट मैके ने। यहाँ पे दोनों नाम अलग अलग हैं। अर्नेस्ट मैके ने इसकी खुदाई करवाई थी, सिंधु के किनारे है ये। कालीबंगा जो है ये राजस्थान में स्थित है और कालीबंगा से काली चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं, इसलिए इसको कालीबंगा कहा जाता है। और इसका जो है इसका जो खोज करता है अमलानंद घोष है, घग्गर नदी के किनारे ये स्थित है।
राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है और इसके जो खोजकर्ता थे सूरज भान थे और घग्गर के किनारे है ये। इसके अलावा धौलावीरा जो है ये गुजरात में है, ये जेपी जोशी इसके खोजकर्ता थे। और बनावली जो है ये हरियाणा में है। जो यहाँ से बनावली से एक चीज़ मिला है, हल की आकृति मिली है, जो हल की आकृति, मिट्टी के बने हल की आकृति मिली है। आर.एस. बिस्ट ने इसकी खोज की थी सरस्वती नदी के किनारे, जो कि अब विलीन हो गई है नदी। सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में है, स्थित है पाकिस्तान में, और ये जो है इसकी खोज की थी ऑरेल स्टाइन ने। नेक्स्ट बात करेंगे, सुतकांगेडोर जो है ये सबसे पश्चिमी स्थल है। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए, सबसे पश्चिमी स्थल है सुतकांगेडोर और सबसे पूर्वी है आलमगीरपुर, जो कि मेरठ में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। इसकी खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। अगर पूछा जाए सबसे जो उत्तरी छोर है वो कौन सा है, तो मांडा, जो कि मांडा है जम्मू कश्मीर में। उसके बाद सबसे दक्षिणी पूछा जाए सिंधु सभ्यता का, तो दायमाबाद है। दायमाबाद कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। अगला यहाँ पे कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक चली थी, तो 18 दिन तक चली थी टोटल। और महाभारत की रचना किसने की थी, तो महर्षि वेदव्यास ने की थी। इसका पुराना नाम है जय संहिता। अगला यहाँ पर कनिष्क के दरबार में जो आयुर्वेद विज्ञान से संबंधित जो व्यक्ति थे वो कौन से थे, तो चरक थे। कुछ प्रमुख व्यक्ति जो कनिष्क के दरबार में रहते थे, कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित था। इसके दरबार में जो है नागार्जुन रहते थे, वसुमित्र, अश्वघोष, पार्श, ये सभी कनिष्क के दरबारी थे। नेक्स्ट बात करेंगे, तारीख़ फिरोजशाही के लेखक कौन है, तो ये है जियाउद्दीन बर्नी। और इसमें तारीख़ फिरोजशाही में किसका किसका वर्णन है, तो अलाउद्दीन खिलजी का है। अलाउद्दीन खिलजी की जो भी बाजार वाली प्रणाली थी, जिसको बहुत अच्छे से इसने बाजार प्रणाली को लागू किया था, उसका वर्णन इसमें बहुत अच्छे से किया गया है तारीख़ फिरोजशाही में। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक का इसमें वर्णन है, फिरोज शाह तुगलक का इसमें वर्णन है। तो लेखक कौन है, जियाउद्दीन बर्नी। आगे बात करेंगे, 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था, तो एक तो वी.डी. सावरकर ने कहा था, दूसरा कार्ल मार्क्स ने भी कहा था। कार्ल मार्क्स ने और वी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम कहा था, पहला स्वतंत्रता संग्राम। और बाकी जो लेखक वगैरह थे वो कहते थे ये एक तरह का विद्रोह था, सिपाही विद्रोह था, ये वो था, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम इन्होंने ही कहा है। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन जिसमें पाकिस्तान की मांग की गई थी, उसमें अध्यक्ष कौन थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना थे। और ये अधिवेशन कब हुआ था मुस्लिम लीग का, तो 24 मार्च 1940 में। 1940 में पहली बार ऑफिशियली जो है मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की थी। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था पहली बार, तो रहमत अली ने दिया था। वंदे मातरम पत्रिका ये अंग्रेजी भाषा में आती थी, इसके मतलब संपादक थे अरविंद घोष। 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता जो हैं तात्या टोपे, इनको फांसी कब दी गई थी, तो 1859 में इनको फांसी दी गई थी। शिवपुरी मध्य प्रदेश में इनको फांसी दी गई थी तात्या टोपे को। नेक्स्ट है यहाँ पर, चंद्रमा का आकार पृथ्वी का कितना है, तो 1/4 है। और पृथ्वी का व्यास कितना है अगर टोटल बात की जाए, तो 12,742 किलोमीटर है। इसका व्यास की बात की जा रही है यहाँ पर। चंद्रमा का व्यास कितना है, तो 3,474 किलोमीटर, जो कि पृथ्वी का अगर व्यास की बात की जाए ये 27% ही आता है चंद्रमा का व्यास। और वैसे अगर पृथ्वी की आकार की बात की जाए चंद्रमा से, तो 1/4 मतलब जो चंद्रमा का आकार है वो पृथ्वी का 1/4 है, चौथाई है। नेक्स्ट बात करेंगे, नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है, तो सबसे निकटतम है सूर्य, उसके बाद आता है प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो कि 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। प्रकाश वर्ष पूछा जाए किसकी इकाई है, तो ये दूरी मापने की इकाई है। नेक्स्ट बात करेंगे, रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है, तो मनाली हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और इसी दर्रे के पास से व्यास नदी का उद्गम होता है और इसी के पास से रावी नदी का भी उद्गम होता है। मिनी को और एक और नदी है यहाँ पर जो कि बड़ा लाचा दर्रे से निकलती है, जो मेन नदी है चेनाब नदी। चेनाब का उद्गम होता है बड़ा लाचा से। अगर पूछा जाए सतलज का उद्गम कहाँ से होता है, तो सतलज नदी का उद्गम होता है तिब्बत से। तिब्बत से ही भारत में प्रवेश करती है, सिपकीला दर्रे के थ्रू सतलज नदी भारत में घुसती है। ये हमने सब इंडियन ज्योग्राफी वाले वीडियो में कवर किया हुआ है। मिनिकॉय और मालदीव, इसके बीच में कौन सा चैनल आता है, तो 8 डिग्री आता है मिनिकॉय और मालदीव के बीच में। मिनिकॉय जो है लक्षद्वीप का ही एक द्वीप है, लेकिन सबसे दक्षिण में स्थित है ये लक्षद्वीप का ये द्वीप मिनिकॉय। और मिनिकॉय और जो टोटल पूरा लक्षद्वीप है उसके बीच में जो एक चैनल है उसका नाम है 9 डिग्री। अगला है यहाँ पर अंडमान और निकोबार के बीच में जो चैनल है उसका नाम क्या है, तो 10 डिग्री चैनल। चैनल उसी को कहते हैं जो अक्षांश रेखाएं होती है, उन्हीं का नाम दे दिया गया है चैनल। नेक्स्ट बात करेंगे देश और मुद्रा। तो देखिए सभी देश और मुद्रा याद हो नहीं पाएंगी, तो कुछ ही यहाँ पे याद हो सकती हैं। जो भारत के आसपास वाले देश हैं उसको याद कर लिया जाएगा। और ये जो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो नहीं आते किसी को, तो उस पर ज़्यादा दिमाग लगाने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पनामा की मुद्रा क्या है, बहुत सारी मुद्राएं ऐसे होती हैं जो उसी देश के नाम से मैच करती हैं, तो एक भी अगर याद रहेगा तो हो सकता है ऑप्शन देख के क्वेश्चन सही हो जाए। पनामा की US डॉलर, क्योंकि ये पनामा कहाँ पर स्थित है, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के बीच में है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के यहाँ पे किया जा सकता है। US डॉलर ही यहाँ यूज़ होता है। लाओस की बात करें तो लाओ के भी यूज़ होता है। मकाऊ में पटाका मुद्रा यूज़ होती है। मैक्सिको में मैक्सिकन पेसो यूज़ होती है।
अगला यहाँ पे बात करेंगे 2011 जनगणना के अनुसार भारत की आबादी विश्व की कितने % है। तो भारत की आबादी है 17.5%। और वर्तमान में अगर जो वर्ल्ड प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट जो आई है पॉपुलेशन वाली, उसमें जो है भारत अब चाइना से आगे निकल चुका है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2 गार्डविन आस्टीन है, जो कि पूरी तरह से भारत में स्थित नहीं है, POK वाले पार्ट में आती है। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है हमारा, उसमें आती है K2। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम और नेपाल की सीमा पर है। और पूरी तरह से भारत में स्थित चोटी कौन सी है, तो नंदा देवी है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। आगे बात करेंगे नीलम संजीव रेड्डी किस नंबर के राष्ट्रपति थे। 6वें नंबर के राष्ट्रपति थे। 1977 में ये राष्ट्रपति बने थे, निर्विरोध ये राष्ट्रपति बने थे। और ये इससे पहले जो है लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे नीलम संजीव रेड्डी, और पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे, जिसको भाजपा की तरफ से, मतलब जनता पार्टी उस टाइम पे थी, तो जनता पार्टी की तरफ से इनको खड़ा किया गया था, मतलब चुनाव में इनको उतारा गया था और ये विजयी रहे थे। नेक्स्ट बात करेंगे क्षमा दान की वाली जो पावर है राष्ट्रपति की, किस आर्टिकल में आती है, तो आर्टिकल नंबर 72 में आती है। क्षमा के देखिए प्रकार हैं, कई प्रकार, कौन कौन से हैं। लघुकरण जो है, लघुकरण में क्या होता है कि दंड के स्वरूप में परिवर्तन कर दिया जाता है। जैसे अवधि वही रहती है, अगर कठोर कारावास किसी को दिया गया या फिर मृत्यु दंड किसी को दिया गया है, तो उसको चेंज करके आजीवन कारावास में बदल दिया जाएगा। या फिर किसी को कठोर कारावास दिया गया है 5 साल का, तो उसकी 5 साल ही रहेगा, लेकिन कठोर कारावास की तरह से जगह पे सामान्य कारावास कर दिया जाएगा, तो उसी को कहते हैं लघुकरण। परिहार क्या है, तो इसमें दंड की अवधि को कम किया जाता है, मतलब 2 साल की कठोर सजा का अगर प्रावधान था तो उसको 1 साल कर दिया जाएगा, अवधि कम की जाती है परिहार में। और यहाँ पे जो लघुकरण है, इसमें थोड़ा सा स्वरूप में परिवर्तन किया जाता है। विराम में क्या होता है, तो विशेष स्थिति में सजा कम करने को विराम कहते हैं। जैसे किसी महिला को सजा हुई है, गर्भावस्था है उसकी, तो उसको जो है थोड़ा सा सहूलियत दी जाएगी। प्रविलंबन क्या है, तो इसमें अस्थायी विलंब किया जाता है। जैसे किसी को फांसी की सजा सुनाई गई है, तो उसमें थोड़ा रोक लगा दी जाएगी, कुछ दिन बाद दिया जाएगा, कुछ साल बाद दिया जाएगा, तो इसको कहते हैं प्रविलंबन। क्षमा क्या है, क्षमा में पूरी तरह से दोष मुक्त हो जाता है, सब चीज़ माफ़ हो जाती है, कुछ भी मतलब सजा का प्रावधान यहाँ पे खत्म हो जाता है, पार्डन इसको कहते हैं। आगे बात करेंगे उपराष्ट्रपति एक होगा, ये किस आर्टिकल में, 63 में आता है उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया किस में आती है, तो आर्टिकल नंबर 66 में 66 में आती है। नेक्स्ट बात करेंगे अनुसूची 5 में क्या दिया हुआ है, तो अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में अनुसूची 5 में दिया हुआ है। अनुसूची 6 में क्या है, तो इसमें भी अनुसूचित जाति जनजाति के प्रशासन की बात की गई है, लेकिन केवल 4 यहाँ पे राज्य से इसमें आएंगे, 4 राज्यों की जनजातियों के बारे में इसमें बात की गई है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की बात अनुसूची नंबर 6 में की गई है। भाग 2 में क्या है, तो भाग 2 में नागरिकता है। आर्टिकल पूछा जाए तो 5 से 11 में नागरिकता आएगी। पहली बार पंचायती राज कहाँ पे लागू हुआ था, तो नागौर जिले में लागू हुआ था, राजस्थान में, 2 अक्टूबर 1959 में। नेक्स्ट बात करेंगे वेब ब्राउज़र कौन कौन से हैं, तो मोजिला फायरफॉक्स है, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एज है, यूसी ब्राउज़र है, ये सभी ब्राउज़र हैं, लेकिन गूगल जो है ब्राउज़र नहीं है, गूगल एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट बात करेंगे अस्थायी यानी टेम्परेरी मेमोरी कौन सी है, तो रैम जो है टेम्परेरी है, और रोम जो होती है वो स्थायी मेमोरी होती है। 1 गीगाबाइट में कितना मेगाबाइट होता है, तो 1024 मेगाबाइट होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सर्वाधिक फीचर कहाँ पर होते हैं, तो होम पेज में जो है, अगर कोई भी चीज़ ऐड करना हो, जो भी चीज़ें एडिट वगैरह करनी हो, होम पेज पे ही सब कुछ लिखा रहता है। सबसे ज़्यादा फीचर जो है एडिट करने के होम पेज पे होते हैं। पहला आधुनिक कंप्यूटर कौन सा था, तो इनिएक था, 1946 में आया था ये। पहला चर्मोद्योग राजधानी किसको कहा जाता है, तो कानपुर को कहते हैं, इसको पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। दिवाली के पर्व पर बुंदेलखंड में अहीर समुदाय के द्वारा किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है, तो ये पाई डंडा किया जाता है बुंदेलखंड में दिवाली के मौके पर। अगला है यहाँ पर सफ़ेद धागे से जो कपड़े पर कढ़ाई की जाती है उसको क्या कहते हैं, तो सफ़ेद धागे से कढ़ाई चिकनकारी कहलाती है, लखनऊ में प्रसिद्ध है। अगला यहाँ पर जिला और मुख्यालय, तो एक ही इसमें पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर सभी देख लेते हैं। जैसे अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज, जिसका मुख्यालय अलग है सिर्फ वही देखना है, बाकी जैसे लखनऊ का मुख्यालय लखनऊ है, यहाँ पे जो अलग वाले हैं उसको देखना है। तो अमेठी का गौरीगंज है, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज है, कुशीनगर का पटरौना है, कौशाम्बी का मंझनपुर है, जालौन का उरई है, सिद्धार्थनगर का नौगढ़ है, अम्बेडकर नगर का अकबरपुर है, और कानपुर देहात का अकबरपुर माटी है। तो ये इतना जरूर याद रखना है। एमपी से सीमा साझा करने वाले ज़िले हमारे कौन कौन से, यूपी के, तो 11 ज़िले हैं जो मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। आगरा है, इटावा है, जालौन है, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। ये सभी जो जितने ज़िले हैं ये सभी मध्य प्रदेश से सीमा साझा करने वाले ज़िले हैं, इसके सभी के नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करेंगे
अगला जो है यूपी के एस्पिरेशनल यानी आकांक्षी जिले कौन कौन से हैं, तो 8 अभी जो डिक्लेयर किए गए थे कौन कौन से हैं, बलरामपुर है, श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, चंदौली, सोनभद्र, फतेहपुर और चित्रकूट। ये सभी जो ज़िले हैं ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में आएंगे। अगला है यहाँ पर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वो होते हैं जो मेन स्ट्रीम में नहीं आए रहते, थोड़ा सा पिछड़े हुए होते हैं, उनको कहते हैं, उनका नाम रखा गया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। इस तरह से उनका जो है ज़्यादा से ज़्यादा विकास किया जा सके। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का थीम क्या था, तो 26वां इस बार राष्ट्रीय युवा महोत्सव बनाया गया है। आयोजन इसका कर्नाटक में किया गया था। थीम इसका था विकसित युवा विकसित भारत। अगला है यहाँ पर स्थान और नदी, तो बिटूर जो है गंगा के किनारे, गोरखपुर राप्ती के किनारे है, लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर गोमती के किनारे, प्रतापगढ़ सई नदी के किनारे है, और सई जो है गोमती की सहायक नदी है। आगे बात करेंगे सिक्का ढलाई का आविष्कार जो है अधिकार किसके पास होता है, सिक्का ढलाई का अधिकार किसके पास होता है, तो ये भारत सरकार के पास होता है, और 1 रुपये का नोट जारी करने का भी अधिकार भारत सरकार के पास होता है। नेक्स्ट यहाँ पे भारत में टकसालें, मतलब टकसाल में सिक्के ढाले जाते हैं, ये कहाँ कहाँ पर स्थित है, तो मुंबई में है, कोलकाता में है, हैदराबाद में और नोएडा में, 4 जगह पे है, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा, यहाँ पे सिक्के ढाले जाते हैं। अगला बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, भारत में आबादी में बात करें तो पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी के, सेकंड पे महाराष्ट्र आता है, थर्ड पे बिहार आता है। नेक्स्ट है यहाँ पर बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति आरबीआई के द्वारा एक अधिकारी के रूप में की जाती है, जो कि ग्राहक के शिकायत समाधान करने के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है बैंकिंग लोकपाल की, किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। उजाला योजना 1 मई 2015 को आई थी, किस लिए आई थी, तो एलईडी बल्ब हेतु आई थी, मतलब एलईडी बल्ब सबको बांटा जाना था इसके तहत 1 मई 2015 को। और उज्ज्वला योजना जो आई थी वो किसके लिए थी, तो वो जो एलपीजी सिलेंडर के लिए आई थी। नेक्स्ट बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो यहाँ पर उज्ज्वला योजना है वो 2016 में आई थी, 1 मई को ही 2016 में उज्ज्वला आई थी और 1 मई 2015 को उजाला आई थी, दोनों डेट इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे अब ऑस्ट्रेलियन ओपन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2023 में जो 4 ओपन होते हैं टेनिस के, पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, दूसरा फ्रेंच ओपन होता है, तीसरा यूएस ओपन होता है, उसके बाद विंबलडन होता है। 4 जो है ओपन होते हैं और पहला वाला जो है हो चुका है ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो इससे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर पुरुष एकल के विजेता कौन रहे थे, तो नोवाक जोकोविच रहे थे, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं, इनका देश का नाम भी याद रखना है। इसके अलावा रनर अप इन्होंने किसको हराया था, तो स्टेफानोस सित्सिपास को इन्होंने हराया था, जो कि ग्रीस के हैं। सित्सिपास याद रखें, ग्रीस के हैं, इनको हराया था नोवाक जोकोविच ने। महिला एकल की विजेता रही थी ए सबलेंका, ये बेलारूस से संबंधित है सबलेंका, इन्होंने कजाकिस्तान की ई रायबकीना को हराया था। अब यहाँ पर मिश्रित युगल भी याद रखने, हमेशा सिर्फ यही 2 याद रखने होते थे, लेकिन यहाँ पे मिश्रित इसलिए याद रखने हैं क्योंकि इसके विनर यहाँ पर रहे हैं स्टेफनी आर मोटा, जो कि ब्राज़ील के हैं, और रनरअप कौन रहे हैं, रनरअप रहे हैं हमारे भारतीय रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्ज़ा। तो ये चीज़ याद रखनी है यहाँ पर, मिश्रित युगल में इस बार ये लोग रनरअप रहे थे, सानिया मिर्ज़ा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी। नेक्स्ट बात करेंगे आम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है वर्तमान में, तो ये आंध्र प्रदेश है। अभी तक यूपी रहता था आम में, लेकिन अभी आंध्र प्रदेश है, वर्तमान जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है सबसे नंबर 1 पर है आंध्र प्रदेश। और टोटल फल की बात की जाए तो उसमें भी नंबर 1 पर है आंध्र प्रदेश। एपेडा का फुल फॉर्म क्या है, तो एपेडा का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी स्थापना की गई थी 1986 में। नेक्स्ट बात करेंगे कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के लिए किसकी स्थापना की गई थी, तो नाफेड की स्थापना की गई थी 2 अक्टूबर 1958 को। नाफेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958। नाफेड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये है नाफेड का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है यहाँ पर बहुमंजिला इमारतों में खेती किस तरह से की जाती है, तो खेती जो है वर्टिकल खेती, यहाँ पर वर्टिकल फार्मिंग की जाती है, जो लंबवत खेती होती है सीधे सीधे ऊपर तक। नेक्स्ट यहाँ पर अगर बिना मिट्टी के जो खेती की जाती है, जिसमें पानी में ही पोषक तत्व डाल दिए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। हवा में जो खेती की जाती है उसको एरोपोनिक्स कहा जाता है। तो यहाँ पे एक ही चीज़ पूछा गया था वर्टिकल फार्मिंग के बारे में। अगला यहाँ पर वीडियो 2018 का दूसरे दिन की पहली शिफ्ट वाला पेपर। तो जो फॉन्ट वगैरह यूज़ किए जाते हैं इनमें से पूछा गया था ये सभी क्या चीज़ें हैं, एरियल कैलिबरी वगैरह ये क्या हैं, ये सब फॉन्ट हैं, एरियल कैलिबरी, कैलिस्ट्रो एमपी, सेंचुरी गॉथिक या फ्रैंकलिन। आपने कहीं भी अगर वर्ड पैड खोलेंगे तो उसमें जो फॉन्ट देखे जाते हैं, मतलब फॉन्ट जो आते हैं उनमें 2-4 जो हैं, ये वाला जो है काफ़ी ऊपर ही रहता है एरियल, तो ए वाले से याद आ जाएगा आपको, तो 1-2 जरूर याद रखिए इसमें से। तो ये सभी फॉन्ट है। इंटरनेट पहुंच क्या प्रदान करता है, तो आईएसपी जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है इंटरनेट की पहुंच प्रदान करता है।
इसके अलावा मॉडेम का यूज़ किया जाता है। मॉडेम जो लगा के पहले सिम उसमें लगा के उसके बाद कंप्यूटर में लगाते थे, तो उससे भी इंटरनेट आने लगता था। वाईफाई है इंटरनेट पहुंच के लिए। आगे बात करेंगे पावर स्ट्रिप क्या है। तो ये विद्युत उपकरण है एक तरह का, जो वॉल आउटलेट की क्षमता विस्तारित करता है। ज़्यादा से ज़्यादा ब्रॉड जो है इसको करता है पावर स्ट्रिप, बस इतना याद रखना है। MS एक्सेल में इंसर्ट टैब खोलने के लिए क्या यूज़ किया जाता है। तो Alt+N यूज़ करते हैं इंसर्ट टैब खोलने के लिए। और क्वेश्चन जो पूछा गया था कि इंसर्ट टैब से क्या क्या चीज़ें इंटर की जा सकती हैं, इनमें से क्या इंसर्ट टैब के थ्रू नहीं डाला जा सकता। तो यहाँ पर एक ऑप्शन था कि पैराग्राफ को इंसर्ट नहीं किया जा सकता, इसको मतलब टाइप करना पड़ेगा आपको। इंसर्ट टैब से टेबल डाली जा सकती, चार्ट डाला जा सकता है, लिंक, फिल्टर, इलस्ट्रेशन, सिंबल, ये सभी डाले जा सकते हैं इंसर्ट टैब के थ्रू MS एक्सेल में। पैराग्राफ का इसमें कोई यूज़ नहीं है। त्रिवेणी संगम कहाँ पर है। तो ये प्रयागराज में है। किसका संगम है। तो गंगा यमुना सरस्वती का। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय यूपी में स्थित नहीं है। पूछा गया था, कुछ विश्वविद्यालय के नाम दिए गए थे, वो पूछा गया था इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो लगभग जितने भी यहाँ पर विश्वविद्यालय दिए गए थे सबके नाम आपने सुने होंगे और बहुत आसान क्वेश्चन था। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय जो है ये मध्य प्रदेश का है, भोपाल का है। BHU की स्थापना हुई थी 1916 में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की 1920 में, उसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी की 1920-21 में, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो काफ़ी पुराना है 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बात करेंगे गिद्दा और भांगड़ा। एक गिद्दा ही पूछा गया था कि इनमें से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश का नहीं है। तो गिद्दा जो है पंजाब का है, भांगड़ा भी पंजाब का है। यूपी का है रामलीला, रासलीला, नौटंकी, जैता, छपेली। गुजरात का है गरबा, डांडिया, टिप्पानी। जम्मू कश्मीर का है रऊफ और हिकात। कर्नाटक का यक्षगान, लांबी। असम का है बिहू। इसके अलावा महाराष्ट्र का भी पूछा जाता है, लावनी है महाराष्ट्र का। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी की स्थापना कहाँ पे की गई है। तो ललित कला अकादमी जो है लखनऊ में स्थित है। छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है। तो सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। माघ मेला, अर्ध मेला या कुंभ मेला कहाँ लगते हैं। तो इलाहाबाद में लगते हैं। बैसाखी जो है ये पंजाब के लिए प्रसिद्ध है। आगे बात करेंगे एसोचैम का फुल फॉर्म क्या है। तो एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसी में अगर यूपी लगा दिया जाए तो यहाँ पे इंडिया की जगह पर उत्तर प्रदेश आ जाएगा बस। अब इंडिया में जो भी एसोचैम के जो CEO हैं वर्तमान में कौन है। तो अजय सिंह हैं। एसोचैम की स्थापना 1920 में हुई थी, बहुत पुराना है ये। नेक्स्ट बात करेंगे संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत कब बना था। तो 1 अप्रैल 1937 को बना था। बाद में इसका नाम उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को किया गया था। यूपी की जनसंख्या 2011 में कितनी थी। तो 19,95,81,477, लगभग 20 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी की जनसंख्या थी, जो कि पूरे भारत की कितनी है। तो 16.5% केवल यूपी की जनसंख्या है। पूछा गया था कि देहरादून जो है ये यूपी का हिस्सा है या नहीं, और कुछ जिले दिए गए थे। पूछा गया था इनमें से कौन सा यूपी का जिला नहीं है। तो देहरादून सीधे सीधे उत्तराखंड का जिला, उत्तराखंड की राजधानी है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। तो मृतकों का टीला, माउंट ऑफ द डेड। सिंधु सभ्यता के लोग जो है कपास का उत्पादन करते थे, ये एक स्टेटमेंट था, यही सही था। और इनका पालतू पशु कौन सा था। तो कुत्ता इनका पालतू पशु था। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। और ये बख्तियार काकी, जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक संत थे, उन्हीं की याद में इस कुतुब मीनार को बनाया गया था, उन्हीं के सम्मान में। इसको पूर्ण किसने कराया था। तो इल्तुतमिश ने कराया था। और ये जो इसकी 5वीं और 6वीं मंजिल है और इसका जो पूरा इसको फिर से रिनोवेट किसने करवाया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी कब। तो अप्रैल 1916 में, 1916 में, और पूना में इसको केंद्र बनाया था इसका। एनी बेसेंट ने भी होम रूल लीग की स्थापना की थी सितंबर 1916 में, मतलब अप्रैल के बाद में की थी, सितंबर में 1916 में एनी बेसेंट ने, और इन्होंने केंद्र बनाया था मद्रास को। नेक्स्ट बात करेंगे प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो 1757 में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की अंग्रेजों से हार हुई थी। जैन धर्म के त्रिरत्न किसको कहा जाता है। तो सम्यक ज्ञान यानी सही ज्ञान को, सम्यक दर्शन यानी सही विश्वास को, सम्यक आचरण यानी सही आचरण को। पहले तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के। तो ये थे ऋषभदेव। इसके अलावा 24वें यानी अंतिम तीर्थंकर कौन थे। तो महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। जैन धर्म जो है पुनर्जन्म, आत्मा और कर्मवाद में विश्वास करते हैं। ये वेदों वगैरह में विश्वास नहीं करते, कर्मवाद में विश्वास करते हैं। और आत्मा में इनकी मान्यता है, पुनर्जन्म में भी इनकी मान्यता है। बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता है, लेकिन पुनर्जन्म को मानता है। तो यही अंतर है थोड़ा सा। आत्मा को मानने वाला है जैन धर्म, लेकिन बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता। उपदेश की भाषा क्या है यहाँ पर जैन धर्म में। तो प्राकृत भाषा में ये शिक्षा देते थे।
जैन धर्म के लोग, जो आम बोलचाल की भाषा होती थी, और जबकि बौद्ध धर्म वाले लोग पाली भाषा में, इनकी जो शिक्षा होती थी पाली भाषा में होती थी बौद्ध धर्म की। अंडमान निकोबार में द्वीपों की संख्या काफ़ी है, मतलब 300 से ज़्यादा द्वीपों की संख्या है। सबसे ऊंची चोटी यहाँ की कौन सी है, तो सैंडल पीक है। सौरमंडल उत्पत्ति के बारे में जो अलग अलग लोगों की कल्पनाएं हैं, पूछा गया था जो क्वेश्चन यही था, ज्वारीय कल्पना किसने पेश की थी, तो जेम्स जीन्स एंड जेफरी ने इसको पेश किया था, ज्वारीय परिकल्पना जो थी सौरमंडल उत्पत्ति की। वायव्य परिकल्पना किसकी है, तो कांट की है, कांट की है वायव्य परिकल्पना। नेबुला यानी निहारिका परिकल्पना किसकी है, तो लाप्लास की है, निहारिका परिकल्पना लाप्लास। ग्रहाणु परिकल्पना किसकी है, तो चैम्बरलिन और मोल्टन की है। ज्वारीय है जेम्स जेफरी की। धूल परिकल्पना जो है ऑटो स्मिट की है। बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेंत्रे की है। सौरमंडल की खोज किसने की थी, तो कॉपरनिकस ने की थी। आगे बात करेंगे एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो रशिया है सबसे बड़ा। यूरोप का भी सबसे बड़ा है रूस, क्योंकि रूस जो है एशिया में भी आता है, यूरोप में भी आता है, और काफ़ी बड़ा ये देश है। तो ये यूरोप पे छोटे छोटे बाकी देश है, रूस ही सबसे बड़ा है। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश जो है अल्जीरिया है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा है। दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। ओशिनिया यानी जिसको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी कहा जाता है, ओशिनिया में और भी न्यूजीलैंड वगैरह सब आ जाते हैं, तो उसमें से सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट बात करेंगे सबसे गहरी झील कौन सी है, तो बैकाल झील है रशिया की। इसके अलावा सबसे बड़ी झील कहा जाए तो सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। सबसे गहरी है बैकाल, सबसे बड़ी कौन सी है, तो कैस्पियन सागर। ये खारे पानी में भी सबसे बड़ी है और मीठे पानी की भी सबसे बड़ी है, लेकिन है ये खारे पानी की। ओवरऑल सबसे बड़ी झील है ये कैस्पियन सागर, और ये रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान से सीमा साझा करती है। मीठे पानी की सिर्फ पूछा जाए सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो सुपीरियर झील है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, और ये अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो हमारे पश्चिम बंगाल का जो सुंदरबन डेल्टा है। सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो सहारा रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका का है। नेक्स्ट है यहाँ पर चैल जो है, ये चैल हिमाचल प्रदेश में, रानीखेत नैनीताल उत्तराखंड में। ये सभी किसके पार्ट है, तो ये सभी हिमालय के भाग है। नेक्स्ट है यहाँ पर ब्रह्मपुत्र का उद्गम ये कहाँ से हुआ है, तो चेमयुंगडुंग जो ग्लेशियर है तिब्बत में, वहाँ से, तिब्बत से इसका उद्गम हुआ है। टोटल लंबाई इसकी है 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो धनसिरी है, तीस्ता है, लोहित, संकोच, सुबनसिरी, दिबांग, ये सभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। अगला यहाँ पे बात करेंगे भारतीय समय रेखा, जो पूर्वी देशांतर रेखा हमारी 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, उसी को भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। और ये किस किस 5 राज्यों से होकर गुजरती है, तो 5 राज्य हैं। कौन कौन से, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के नैनी से, मिर्ज़ापुर वगैरह से गुजरती है उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा मध्य प्रदेश जाती है, फिर आंध्र प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर जाती है मानक समय रेखा। नेक्स्ट बात करेंगे लोकसभा में अधिकतम सीटें हमारी कितनी हैं, तो अधिकतम है 552 सीटें। पंचायती राज जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा आया था, तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में, और लागू हुआ था 24 अप्रैल 93 में। नेक्स्ट है पंचायत के जो 3 स्तर हैं जो बलवंत राय मेहता समिति ने दिए थे, वो कौन कौन से हैं, तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। भारतीय संविधान की हमारी विशेषताएं कौन कौन सी है, तो सबसे लंबा लिखित संविधान है ये। इसके अलावा इसके विभिन्न स्रोत जो हैं अलग अलग जगह से लिए गए हैं। कठोरता और नम्रता का मिश्रण है। एकात्मक झुकाव के साथ संघीय प्रणाली भी है ये। इसके अलावा सरकार का संसदीय रूप है यहाँ पर। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का संश्लेषण यहाँ पर है। एकीकृत स्वतंत्र न्यायपालिका है हमारी। तो कुछ ये जो है लक्षण है जो हमारे संविधान के हैं। और ब्रिटेन से हमारा क्या क्या प्रावधान जो है संविधान में लिया गया है, तो सरकार का संसदीय रूप ये ब्रिटेन से लिया गया है। कानून का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। विशेषाधिकार रिट ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। द्विसदन वाली जो प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। कैबिनेट प्रणाली ब्रिटेन से। संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से लिया गया है। अगला यहाँ पर ब्रिटिश आगमन से पहले जो हमारा प्रमुख उद्योग था वो क्या था, तो कृषि और हस्तशिल्प हमारा प्रमुख उद्योग था। उसके बाद जो है बहुत सारे उद्योग उसके बाद आने लगे, इंडस्ट्रीज़ वगैरह आने लगी। पर्यटन उद्योग उसके बाद आने लगा। तो ये पर्यटन एक ऑप्शन में था जो हमारे जब अंग्रेज आए थे उससे पहले पर्यटन कोई उद्योग नहीं हुआ करता था। नेक्स्ट बात करेंगे 1991 की आर्थिक नीति। ये जो है ये उस टाइम पे वित्त मंत्री कौन थे जब ये आर्थिक नीति आई थी, तो मनमोहन सिंह उस टाइम पे वित्त मंत्री थे। और ये एलपीजी रिफॉर्म इसको कहा जाता है। एलपीजी रिफॉर्म इसको कहते हैं। एल का मतलब उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन। पी का मतलब निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन। जी का मतलब वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। इस पर जोर दिया गया था 1991 की जो नीति आई थी उसमें। पीसी महालनोबिस का संबंध किससे है, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना से। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और पहली वाली हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी।
कुछ बैंक और उसकी टैग लाइन, जैसे SBI की टैग लाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन। कोटक की लाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। पंजाब नेशनल बैंक की है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। केनरा बैंक की टुगेदर वी कैन। BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा की है इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक। अगला है यहाँ पर एक्सिस बैंक की है बढ़ती का नाम जिंदगी। ये कुछ बैंक वगैरह हैं जिनके टैग लाइन पूछी जा सकती है। गांधी जी के उद्देश्य क्या क्या थे? तो भेदभाव को समाप्त करना, छुआछूत को खत्म करना, साफ सफाई रखना। इसके अलावा ट्रस्टीशिप का सिद्धांत इन्होंने दिया था जिसको न्यास का सिद्धांत कहते हैं, जिसमें इन्होंने कहा था कि कोई भी कंपनी है तो उसका मालिक खुद को मालिक ना समझे, तब जो है ज़्यादा आसानी से काम हो जाएगा, मजदूर भी खुश रहेंगे और मालिक को भी तरक्की होगी। नेक्स्ट बात करेंगे 22वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया जुलाई अगस्त 2022 में। इसका शुभंकर था पेरी द बुल। पेरी जो है इसका शुभंकर था, एक रंग बिरंगा बुल होता है, बैल होता है, उसको पेरी कहा गया है, तो उस वही इसका मैस्कॉट यानी शुभंकर था। आदर्श वाक्य इसका क्या था? तो सभी के लिए खेल। नेक्स्ट है थॉमस कप। ये थॉमस कप जो है पुरुषों का बैडमिंटन खेल होता है। इसमें जो है भारत ने इस बार इंडोनेशिया को हराया है। और उबेर कप जो है महिलाओं का बैडमिंटन कप होता है, इसमें दक्षिण कोरिया ने चाइना को हराया है। तो थॉमस कप का विजेता भारत रहा है और उबेर कप का दक्षिण कोरिया रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? तो वाटरमैन थे। बैरोमीटर की टॉरिसेली थी। टेलीफोन के ग्राहम बेल। ग्रामोफोन के एल्वा एडिशन। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के जेकेरियस जॉनसन। डायनेमो के फेराडे। वर्नियर कैलिपर्स के वर्नियर। ये कुछ आविष्कारक हैं। अस्थायी डेटा स्टोरेज कौन सा है? तो कैश मेमोरी में डेटा जो है कुछ ही समय के लिए रहता है। रैम में भी, रैंडम एक्सेस मेमोरी में भी कुछ ही समय के लिए होता है, टेम्परेरी मेमोरी होती है। रोम में परमानेंट होता है। पुस्तक और कुछ लेखक, जैसे अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि, पंचतंत्र के हैं विष्णु शर्मा, कामसूत्र के हैं वत्सायन और दाय भाग के जी मूतवाहन। अगला आता है यहाँ पर वीडियो 2018 का दूसरे दिन का सेकंड शिफ्ट का पेपर। तो इसको देख लेते हैं। इसमें कई सारे क्वेश्चन रिपीट भी हुए थे, तो जो बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं उसको मैंने इस वाले जो पेपर है उसमें नहीं लिया है। तो देख लेते हैं सभी इंपॉर्टेंट। आउटपुट डिवाइस इसमें कौन सी है? कई सारी डिवाइसेस दी थी, इसमें आउटपुट कौन सी है? तो OMR है, जिसका कार्य ये होता है कि मतलब जो परीक्षा वगैरह ऑर्गेनाइज कराई जाती है उसमें इसका यूज़ किया जाता है परीक्षण के लिए। फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट है यहाँ पर इम्पैक्ट प्रिंटर। पूछा गया था इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है या फिर कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है, इस तरह से क्वेश्चन था। तो सभी इम्पैक्ट प्रिंटर यहाँ पर देख लेते हैं। डॉट मैट्रिक्स है, डेजी व्हील है और लाइन प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स जो है जो काफ़ी शोर करता है। इसके अलावा डेजी व्हील जो है स्पष्ट और सॉलिड इसके फॉन्ट आते हैं। ये सभी चीज़ें हमने जो है कंप्यूटर वाले चैप्टर में कवर की हुई हैं। फिर आता है लाइन प्रिंटर, जो कि सबसे ज़्यादा स्पीड इसी की होती है, पूरी लाइन एक बार में प्रिंट कर देता है। अगला है यहाँ पर फैक्स के द्वारा क्या किया जाता है? तो टेक्स्ट ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, रिसीव किए जा सकते हैं, फ़ोटो ट्रांसफ़र की जा सकती है, रिसीव की जा सकती है। अगला है विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो कलकत्ता में है। 80 घाट और विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। धातु कला के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? तो मुरादाबाद धातु कला के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा पीतल के बर्तन भी यहाँ पे बनते हैं। पीतल की मूर्तियाँ अगर पूछा जाए तो मथुरा प्रसिद्ध है उसके लिए। पीतल के बर्तन के लिए मुरादाबाद और पीतल की मूर्तियों के लिए मथुरा प्रसिद्ध है। मिट्टी के बर्तन के लिए खुर्जा प्रसिद्ध है। खुर्जा है बुलंदशहर में। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी की आबादी कितनी थी? तो यहाँ पर जो ऑप्शन थे वो मिलियन में थे। तो 200 मिलियन लगभग इसकी आबादी थी यूपी की 2011 में। और करोड़ में बात की जाए तो 20 करोड़ के लगभग इसकी आबादी थी। अगला यहाँ पर सिर पर लैंप लेकर, कई सारे लैंप लेकर, तेल से भरे लैंप लेकर जो महिलाएं नर्तकी मतलब जो डांस करती हैं, मतलब नृत्य करती हैं, पर्दे के पीछे नृत्य होता है। इसमें चाहे पुरुष करें या महिलाएं, लेकिन उनको जो गेटअप धारण करना होता है वो महिलाओं का गेटअप धारण करना होता है। तो ये कौन सा नृत्य है? तो इसका नाम है चरकुला नृत्य। ब्रज में किया जाता है श्री कृष्ण भगवान के सम्मान में। नेक्स्ट है यहाँ पर यूपी में अनाज भंडारण के लिए जो जिम्मेदार संस्था है उसमें कौन कौन सी है? तो इसमें एक अलग था FDI। FDI जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को कहा जाता है। उसका अनाज भंडारण से कोई संबंध नहीं है। तो अनाज भंडारण के लिए जिम्मेदार संस्था है FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। SWC यानी स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन। CWC यानी सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन। ये तीनों हैं। यूपी की प्रमुख फसलों का युग्म पूछा गया था। तो गेहूं, चावल, बाजरा, जौ, गन्ना, मक्का, ये सब जो है यूपी की प्रमुख फसल थी। इसी में कुछ एक आध एक्स्ट्रा थी किसी युग्म में, जैसे नारियल यूपी में उसकी पैदावार नहीं होती, रबड़ की नहीं होती, चाय की नहीं होती, कॉफ़ी की नहीं होती है। तो ये जो है युग्म जो है यूपी की प्रमुख फसलें हैं। यूपी में जो कृषि विश्वविद्यालय देख लेते हैं, फैज़ाबाद में है, कुमारगंज में नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी, आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी।
कानपुर में है, जिसको पत्थर कॉलेज कहा जाता है। कानपुर में जो लोकल लोग हैं पत्थर कॉलेज कहते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम पे इसका नाम है। मेरठ में सरदार पटेल जी के नाम पर है जो कृषि विश्वविद्यालय। झांसी में एक है, रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर है। बांदा में भी अब एक है, कृषि और प्रौद्योगिकी के नाम पे। इसके अलावा एक डीम्ड यूनिवर्सिटी जिसका नाम है सैन हिगिनवाटम है, कृषि विश्वविद्यालय, जो कि नैनी प्रयागराज में स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे ललित कला अकादमी। ये 1962 में इसकी स्थापना हुई थी लखनऊ में। पहले जो इसके अध्यक्ष बने थे डॉक्टर संपूर्णानंद इसके पहले अध्यक्ष बने थे, और इसके द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। तो क्वेश्चन जो पूछा गया था कि निम्न में से किस क्षेत्र में ये ललित कला अकादमी जो है छात्रवृत्ति नहीं देती है? तो फैशन डिजाइनिंग में नहीं देती है, मूर्ति कला में देती है, सिरेमिक में, कला इतिहास में छात्रवृत्ति इसके द्वारा प्रदान की जाती है। अगला है यहाँ पर यूपी की सिंचाई परियोजनाओं में कौन कौन सी प्रमुख है? तो शारदा परियोजना जो शारदा नहर परियोजना है, रामगंगा परियोजना है, गंडक परियोजना है। वैसे तो गंडक नदी जो बिहार में बहती है, लेकिन ये गंडक नदी जो है ये इसकी परियोजना से भारत भी उत्तर प्रदेश भी लाभान्वित होता है, तो इसकी सिंचाई परियोजना है ये। चंद्रगुप्त के सलाहकार कौन थे? तो विष्णुगुप्त थे, जिनका नाम है चाणक्य। थ्री फोल्ड बास्केट किसको कहा जाता है? तो त्रिपिटक को कहते हैं, जो बौद्ध धर्म के 3 ग्रंथ हैं प्रसिद्ध, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, इसको कहा जाता है त्रिपिटक। नेक्स्ट बात करेंगे अंतिम सिख गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका जन्म पटना में हुआ था। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा स्थापना की गई थी, और इन्हीं के टाइम के एक प्रसिद्ध लेखक हैं जिनका नाम है पतंजलि। इन्होंने महाभाष्य की रचना की थी, और ये पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। नेक्स्ट बात करेंगे हर्षवर्धन ने 5 इंडीज पर नियंत्रण किया था। ये कौन कौन से प्रसिद्ध राज्य थे? तो पंजाब पर, कन्नौज पर। कन्नौज हर्षवर्धन का जो है प्रमुख केंद्र था। इसके अलावा बंगाल पर अधिकार किया था, बिहार पर, उड़ीसा पर। अकबर के सेनापति कौन थे? तो मान सिंह थे। इनके प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो अब्दुल रहीम खाने खाना थे। इसके अलावा अकबर के नौरत्न सभी यहाँ पर देख लेते हैं। तो बीरबल थे, अबुल फजल, फैजी, मियाँ तानसेन। इसके अलावा राजा टोडरमल थे जो वित्त विभाग से संबंधित थे, इसके अलावा मतलब राजस्व विभाग से। मान सिंह थे सेनापति, अब्दुल रहीम खाने खाना थे, हमीम हमाम थे। इसके अलावा मुल्ला दो प्याजा थे। ये अकबर के नवरत्न हैं। भूकंप आने का प्रमुख स्थान कौन सा होता है? तो जहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो होती है, उसमें प्लेटें जहाँ पर पृथ्वी में टकराती हैं आपस में, जहाँ उनका मिलन होता है, वहाँ पर भूकंप की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं। दुनिया में कुल जो समय क्षेत्र हैं, मतलब जो अलग अलग टाइम जोन में जो बांटा गया है पूरे विश्व को, उसमें मतलब कितने समय जोन में बांटा गया है? तो 24 समय जोन में बांटा गया है। भारत के पास केवल एक समय जोन है जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर वाली रेखा जो है हमारी समय रेखा है। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा समय रेखा किसके पास है, तो फ्रांस ने जो है सबसे ज़्यादा समय को ले रखा है, मतलब अलग अलग समय में अपने ही देश को डिवाइड कर रखा है। भारत का मानक समय कितना है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट बात करेंगे कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी। ये सभी जो पर्वत चोटियाँ हैं कहाँ पर आती हैं? तो हिमालय की पर्वत चोटियाँ हैं, एवरेस्ट, मकालू, धौलागिरी, ये सभी। और बहुत सारी और भी हैं जो देखेंगे, जैसे नंदा देवी वगैरह हो गया, कामेट हो गया, ये सभी हमने इंडियन ज्योग्राफी में कवर किया हुआ है। अकाबा की खाड़ी कहाँ पर है? तो लाल सागर के उत्तरी भाग में है ये अकाबा की खाड़ी। पूछा गया था कि कौन सी खाड़ी भारत से संबंधित नहीं है, तो उसमें कैम्बे की खाड़ी थी, खंबात की खाड़ी थी, तो ये सभी खाड़ियाँ थी। अकाबा की खाड़ी भारत से संबंधित नहीं है। बुल्गारिया कहाँ का देश है? कई सारे देश दिए थे, उनमें से पूछा गया था कि कौन सा यूरोप का देश है, तो बुल्गारिया है यूरोप का देश। इसकी राजधानी है सोफिया। नेक्स्ट बात करेंगे खेल और उनका जो देश और उनका राष्ट्रीय खेल। तो भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी, नेपाल का वॉलीबॉल, श्रीलंका का वॉलीबॉल, पाकिस्तान का हॉकी, भारत का हॉकी। भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र होते हैं, तटों पर, भूमध्य सागर के तट पर जो देश वगैरह स्थित है, वहाँ पर वर्षा छाया क्षेत्र नहीं बनता है, मतलब वर्षा जो है प्रॉपर्ली होती है, छाया क्षेत्र कोई सा वर्षा का नहीं बनता है। 61वां संविधान संशोधन कब आया था? तो 1989 में आया था, और इसी में जो वोट देने की आयु है 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है राज्य सूची का विषय, ये संघ सूची का नहीं है। पूछा गया था इनमें से कौन सा संघ सूची का राज्य सूची का विषय है, तो यही सार्वजनिक स्वास्थ्य है। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा या फिर विदेशी मामले, युद्ध, शांति, ये सभी जो है जनगणना वगैरह किस सूची में आएगा? तो ये संघ सूची में आता है। नेक्स्ट बात करेंगे कलकत्ता में सांख्यिकी संस्थान की स्थापना ये किसने करवाई थी? तो पीसी महालनोबिस के द्वारा इसकी स्थापना कराई गई थी 1931 में, और इसके 4 अन्य केंद्र भी हैं जो कि दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और तेजपुर में स्थित हैं। मेन जो इसका मुख्यालय है वो कलकत्ता में है। आगे बात करेंगे संसद की न्यायिक शक्तियां में क्या क्या आता है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है संसद के द्वारा, जो महाभियोग पारित करके राष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति को जो हटाने की बात आती है तो राज्यसभा से इसको शुरुआत की जाती है उपराष्ट्रपति को हटाने की। इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, कैग वगैरह जो होते हैं, इनको भी संसद के प्रोसेस से ही हटाया जाता है। तो संसद के प्रोसेस से हटाया जाता है, लेकिन
इसको हटाने की सिफारिश करता है संसद और राष्ट्रपति को कहता है कि मतलब इनको हटाओ। तो सिफारिश करने का काम आता है संसद का, इसके अलावा उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को हटाने का भी काम आता है, संसद ही काम करती है इसका। ये सभी न्यायिक शक्तियाँ हैं। आगे बात करेंगे राज्यसभा के वर्तमान में सभापति कौन है। सभापति कह सकते हैं या फिर उपराष्ट्रपति हमारे कौन है, तो जगदीप धनखड़ हैं। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। ई कॉमर्स कंपनियां कौन कौन सी, ई कॉमर्स जहाँ पे हम शॉपिंग वगैरह करते हैं ऑनलाइन, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, एजियो वगैरह। थॉमस कप के विजेता कौन रहा इस बार, तो भारत रहा था। भारत ने इंडोनेशिया को हराया। अगला है रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है, तो 8 मई को इसको मनाते हैं रेड क्रॉस डे को। मशीनीकरण गांधी जी का सिद्धांत नहीं था। गांधी जी ने कई सारे सिद्धांत दिए थे, छुआछूत को मिटाना या फिर जो कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, तो ये सभी बात इन्होंने की थी, लेकिन मशीनीकरण या औद्योगिकीकरण को बढ़ावा इन्होंने नहीं दिया था। एकलव्य मॉडल विद्यालय की शुरुआत कब हुई थी, 2018-19 में हुई थी। और ये जो है एकलव्य मॉडल विद्यालय जो होते हैं ये जनजातीय जो बच्चे होते हैं उनके लिए होते हैं, आवासीय विद्यालय हैं ये। तो ये आया था 2018-19 में। तो ये इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। पूरा PYQ हमने जो GS वाला सेक्शन था वो कवर कर लिया वीडियो के सभी एग्जाम का। ये वीडियो पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी हैंड रिटन नोट्स वगैरह या फिर ये नोट्स है, सभी चीज़ें ज्वाइन करने के लिए जो ग्रुप दिया है, जो नंबर दिया है, इस पर व्हाट्सएप करके पूरे ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं, जिसमें हैंड रिटन नोट्स वगैरह, टेस्ट, क्विज सब आपको एक ही ग्रुप में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।